वीडियो शुरू करने से पहले जरा आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि अगस्त 2014 में $1 60.21 रुपीज के इक्वल था, बट वही $1 अगस्त 2024 में यानी 10 सालों के बाद 84.16 रुपीज के इक्वल हो गया। मतलब ये है कि लास्ट 10 सालों के अंदर अंदर रुपीज की वैल्यू 38% तक गिर गई है। इसीलिए इस बात पे कोई शक नहीं है कि आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर $1 100 रुपीज के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। इसीलिए आइए दोस्तों, आज की वीडियो में समझते हैं कि ये करेंसी कन्वर्जन रेट काम कैसे करता है, और साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि हमारे इंडियन रुपीज की वैल्यू डे बाय डे गिरती क्यों जा रही है और ये हमारे जीडीपी को कैसे इम्पेक्ट कर रही है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या होगा अगर $1 इक्वल टू 1 रुपीज हो गया तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। Today, the rupee suffered its worst single-day drop in close to 2 months. This hour, the rupee broke the psychological barrier or touching 80 against the US dollar mark in early trade. The Indian Central Bank has drawn a red line for the rupee at 84 to the dollar. अभी सबसे पहले बात करते हैं कि दो करेंसी के बीच में कन्वर्जन रेट के बारे में। जो ये कन्वर्जन हो रहा है दो करेंसी के बीच में, इसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। और ये जो एक्सचेंज रेट है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे एक कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, और वो कंट्री ट्रेड किस तरीके से कर रही है, और साथ ही साथ उस कंट्री का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो कितना है। इन सारे फैक्टर्स पे एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है। और एक्सचेंज रेट 3 प्रकार का हो सकता है। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और तीसरा फिक्स्ड और फ्लोटिंग का मिक्सअप मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अगर सबसे पहले बात करें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, तो इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर देती है किसी और करेंसी की वैल्यू के रिस्पेक्ट में। जैसे यूएन ने अपनी दिराम को डॉलर के रिस्पेक्ट में फिक्स कर रखा है। अप्रोक्स $1 इक्वल टू 4 दिराम होता है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, तो इसके अंदर क्या होता है, जो करेंसी की वैल्यू है फ्लक्चुएट होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ उस करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है फॉरेन मार्केट के अंदर। अगर मैं एग्जांपल दूं तो डॉलर का एग्जांपल ले सकते हो, उसकी डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा है फॉरेन मार्केट में, ज्यादातर कंट्री उसका यूज करके ट्रेड करती है, इसीलिए जो उसकी वैल्यू है वो इतनी ज्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, तो मैं आपको बता दूं कि अप्रोक्स 40% कंट्रीज इन द वर्ल्ड इसे यूज करती है। इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है भाई, हम सप्लाई एंड डिमांड पे करेंसी को चेंज होने देंगे, बट कुछ लिमिट तक हम इतने % लिमिट सेट कर देंगे, उससे ज्यादा हमारी करेंसी की वैल्यू जा नहीं सकती और उससे कम भी हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं हो सकती। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जापान एंड मैक्सिको। अभी जैसे कि हमने समझ लिया है कि एक्सचेंज रेट होता क्या है और ये कैसे काम करता है, अब बात करते हैं इंडियन रुपीज की और इसके जर्नी की। 1970 से पहले ऑलमोस्ट सारी कंट्री फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को यूज करती थी, उनमें से इंडिया भी था जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को यूज करता था। आपको जान के हैरानी होगी कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो रियलिटी में $1 इक्वल टू 1 रुपीज एग्जिस्ट करता था, लेकिन 1950 के अंदर गवर्नमेंट ने $1 को 4.76 रुपीज के इक्वल फिक्स कर दिया, और ये फिक्स वैल्यू बहुत दिनों तक 1966 तक चली। लेकिन उसके बाद बहुत सारे इवेंट हुए 1966 से 2010 तक, जो कि हमारा रीजन बने इंडियन रुपीज के डाउनफॉल का। हम एक एक करके सारे इवेंट्स को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर रीजन क्या है। हुआ ये था कि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट चाहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे इंडियन इकोनॉमी पे, ताकि इंडियन इकोनॉमी अपलिफ्ट हो पाए, और इंडियन इकोनॉमी अपलिफ्ट भी हो रही थी 1960 तक। पर 1960 के बाद 1962 का इंडो चाइना वॉर और 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर के कारण इंडियन इकोनॉमी को बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा उधार लेना पड़ा दूसरी कंट्री से, ताकि बेटर फैसिलिटी और इक्विपमेंट प्रोवाइड करा पाए। लेकिन आपको पता होगा कि उस वक्त इंडिया इतना कैपेबल नहीं था कि वो इतना सारा उधार लिया हुआ पैसा चुका पाए। इसीलिए 1966 में इंडिया के अंदर पेमेंट क्राइसिस आता है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट्स को ना चाहते हुए भी डीवैल्यूएशन करना पड़ता है इंडियन रुपीज का, ताकि वो लोन चुका पाए। अब बात करते हैं डीवैल्यूएशन होता कैसे है। मान लो कि आपने 100 रुपए किसी बैंक से उधार लिए, उनमें से 50 रुपए खर्च कर दिए। अब आपके पास 50 रुपए बचे।
और 50 रुपए आपके पास नहीं है जिससे आप पूरा लोन चुका पाओ, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, नोटों की प्रिंट को बढ़ा दूंगा। मैं इतने नोट प्रिंट करूंगा कि जो पहले 1 रुपए था वो अब 4 रुपए के बराबर हो जाएगा, जिससे जो हमारे पास 50 रुपए थे वो अब 200 रुपए के बराबर हो जाएंगे और 100 रुपए मैं बैंक को दे दूंगा और 100 रुपए मेरे पास बच जाएंगे। ऐसे काम करता है डीवैल्यूएशन। जितना ज्यादा करेंसी को प्रिंट करोगे उतने ही ज्यादा करेंसी की वैल्यू गिरते चली जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1966 में पेमेंट क्राइसिस आता है जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट को डीवैल्यूएशन करना पड़ता है। उसके कारण जो अब $1 था वो 6.36 रुपए के इक्वल हो गया था। उसके बाद 1971 में इंडो पाक वॉर फिर से होता है और 1973 का ऑयल क्राइसिस और उसके बाद 1991 में इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को बार बार डीवैल्यूएशन करना पड़ता है, जिसके कारण 1993 के तक आते आते जो $1 होता है वो 22 पॉइंट समथिंग रुपीज के इक्वल हो गया था। इसके बाद 1993 में इंडियन गवर्नमेंट फिक्स एक्सचेंज रेट को यूज करना बंद कर देती है और इसकी जगह मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का यूज करने लग जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2008 में आए वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इंडियन रुपये को फिर से डीवैल्यूएशन होना पड़ता है और अभी तक होता जा रहा है। अभी तक जितने भी डीवैल्यूएशन हुए हैं हमारी करेंसी के वो सिर्फ एक ही वजह से हुए हैं क्योंकि हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाए। इसी वजह से पिछले 75 सालों के अंदर हमने इतना पैसा दूसरी कंट्री से लिया है कि जो हमारा एक्सटर्नल डेबिट है 2023 तक का वो 630 बिलियन $US हो चुका है। इसीलिए अगर हमें ₹1 को $1 के इक्वल करना है तो हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा कि हम इंपोर्ट्स कम से कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे हमारी इंडियन रुपीज की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी सवाल की, क्या होगा $1 इक्वल टू ₹1 हो गया तो इसके बेनिफिट और लॉसेस क्या क्या देखने को मिलेंगे और ये कैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होगा वो होगा हमारे इंपोर्ट्स का सस्ता होना। जो भी चीज आज हम फॉरेन कंट्री से खरीदते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई भी चीज हो जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो हम कम रुपए दे के भी इंपोर्ट कर पाएंगे। मतलब इंपोर्ट हमारे लिए सस्ते हो जाएंगे। दूसरा जो बेनिफिट होगा वो होगा फॉरेन टूरिज्म में। आज हम कहीं भी जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट, इटली, फ्रांस, तो हमारे लाखों रुपए खर्च होते हैं। बट अगर ₹1 इक्वल टू $1 हो गया तो इन लाखों की बजाय हम हजारों रुपए में ही घूम पाएंगे। मतलब हम इन जैसी सिटियों में कम से कम प्राइस होते हुए भी घूम पाएंगे और स्टे कर पाएंगे। अब ये मत सोच लेना ₹1 इक्वल टू $1 हो गया तो मौज ही मौज है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। ऐसा नहीं है, जितने बेनिफिट है उतने नुकसान भी है। चलो नुकसानों को मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जो सबसे पहला नुकसान हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा एक्सपोर्ट बिजनेस में, क्योंकि जो भी कंट्री हमारे से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगी वो उनके लिए एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसीलिए वो कंट्री क्या करेगी, हमारे से प्रोडक्ट ना लेके चाइना और जापान जैसी कंट्री से प्रोडक्ट लेना पसंद करेगी क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। इसीलिए डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा इंडियन इकोनॉमी को और साथ ही साथ एक्सपोर्ट बिजनेसेस को। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे नुकसान की तो वो होगा इंडियन टूरिज्म को। अगर ₹1 इक्वल टू $1 हो गया तो जो लोग बाहर से घूमने आते हैं इंडिया में, उनके लिए इंडिया में घूमना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। जैसा कि आज हमारे लिए यूएसए में घूमना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वैसे ही जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए इंडिया में घूमना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, जो कि अफेक्ट करेगा हमारे टूरिज्म सेक्टर को। और मैं आपको बता दूं जो टूरिज्म सेक्टर है वो जीडीपी में $200 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देता है। फिर से ये इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। अब अगर मैं बात करूं तीसरे नुकसान की, जो कि सबसे बड़ा है, एफडीआई का बंद होना, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बंद होना। आज जितनी भी इंडिया में कंपनी है उनके ऊपर कोई ना कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज को हेल्प मिलती है ग्रो करने के लिए। अगर मैं बात करूं अकेले 2022 की तो $84 बिलियन इन्वेस्ट किए गए थे इंडियन कंपनीज पे फॉरेन कंपनीज के द्वारा, जो कि डायरेक्ट हेल्प किए थे इंडियन कंपनीज को ग्रो करने के लिए। लेकिन ₹1 इक्वल टू $1 हो गया तो जो फॉरेन कंपनीज है उनके लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, जो कि फिर से हमारी इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। इसके बाद और भी बहुत सारे लॉस होंगे इंडियन इकोनॉमी को, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट होना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो में इम्बैलेंस होना, और भी बहुत सारे लॉसेस इंडिया को सहने पड़ेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि करेंसी की वैल्यू हाई रखनी चाहिए ये लो। तो मैं आपको बता दूं कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जनरली 2 टाइप की कंट्री होती है। फर्स्ट टाइप की कंट्री तो वो जो एक्सपोर्ट ज्यादा करती है और इंपोर्ट कम करती है। दूसरी टाइप की कंट्री वो जो इंपोर्ट ज्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है। जो फर्स्ट टाइप की कंट्री है जैसे कि चाइना, वो हमेशा चाहेगी कि उनकी करेंसी की वैल्यू लो ही रहे,
क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू अगर लो रही तो जब भी तो फॉरेन मार्केट में उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। और सेकंड टाइप की कंट्री हमेशा चाहेगी कि उनकी करेंसी की वैल्यूज हमेशा हाई रहे, क्योंकि जितनी हाई रहेगी उतना ही उनके लिए इंपोर्ट करना सस्ता होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेरी हो, सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।